बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपनी पेपर की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना एग्जाम ओरिएंटेड बैच दिसंबर 2025 लॉन्च कर रखा है और इसी सीरीज में हमारा अगला सब्जेक्ट होने वाला है BEVAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडी। सर क्या हम सेम इसी तरीके से करने वाले जो हम प्रीवियस पिछले लेक्चरों में करते हैं? हाँ जी बेटा, बिल्कुल हम उसी तरीके से वन शॉट करेंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और आपको अगर विश्वास नहीं होता, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो जो कि मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अपलोड करा और इनकम टैक्स का। देख सकते हो आप 50 से 55% पेपर में वही क्वेश्चन ऐसे डिट्टो के डिट्टो आया। तो सर इसमें आप क्या करवाने वाले हो? इसमें मैं टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड MCQ क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि मैंने कहाँ से ढूंढे, पिछले 5 पेपर उठाया और उनमें ही देखा है कौन से क्वेश्चन कॉमन आ रहे हैं या किस क्वेश्चन के आने की जो प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो वो सारे मैंने क्या करा आपके लिए इंग्लिश में भी लेकर आया और हिंदी में भी लेकर आया, ताकि ये दोनों बच्चों के लिए क्या हो, सुफिगर हो सके, मतलब कंफर्टेबल हो सके दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप पूछा जाता है सबसे जनरली कि इन्वायरमेंटल कंसिस्ट ऑफ, यानी इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में क्या शामिल होते हैं? ओनली बायोटिक कंपोनेंट, क्या जैविक कंपोनेंट शामिल होते हैं, या ओनली अबायोटिक कंपोनेंट, या अजैविक कंपोनेंट, या फिर जैविक अजैविक दोनों, या फिर ह्यूमन बीइंग। यानी इन्वायरमेंट जो हम पर्यावरण कहते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है? बायोटिक मतलब जैविक, जैसे मान लो हम हो गए, इंसान हो गए, जानवर हो गए, ये सारी जैविक मतलब वो चीज़ जो सांस ले सकती है और जिसमें जान है। अजैविक का मतलब वे चीज़ जो जिसमें जान नहीं होती, जैसे बच्चों पत्थर हो गए, पठार हो गए, हमारे पर्वत हो गए, इनमें क्या जान नहीं होती है, बेजान होती है। ठीक है बच्चों। और बायोटिक अबायोटिक में क्या, दोनों, यानी जैविक वे सभी चीज़ जिसमें जान हो, अजैविक वे सभी चीज़ जिसमें जान नहीं हो। और आखिरी बोल रहा है क्या, ह्यूमन बीइंग, यानी खाली हम आते हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों क्या आंसर होगा? पर्यावरण में सभी चीज शामिल होते हैं। यानी जब भी हम पर्यावरण वर्ड बोलते हैं तो इसमें बायोटिक यानी जैविक चीजें जैसे इंसान, जानवर, पौधे, सब और सब शामिल होते हैं, और साथ ही साथ पर्वत, पठार, मिट्टी, ये सब भी शामिल होते हैं। तो पहले का आंसर बच्चों क्या हो गया? सी हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों। फिर बोलते हैं कि निम्नलिखित में से यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट, यानी इनमें से कौन सा जैविक घटक है? यानी क्या पानी एक जैविक घटक है? क्या पानी में जान है? नहीं सर। सोयल यानी मिट्टी, क्या मिट्टी में जान होती है? नहीं सर। एयर, क्या हवा में जान होती है? नहीं सर। प्लांट बच्चों, पौधों में, यानी साइंस के अकॉर्डिंग क्या पौधों में भी क्या होती है? जान होती है। तो इसलिए पौधे किसका उदाहरण हो जाएंगे बच्चों? जैविक घटक का उदाहरण हो जाएगा। है जी सर, पौधों में जान होती है। फिर हम जब पेड़ काटते हैं तो हमें इंसानों की तरह सजा होनी चाहिए। बट तो बच्चों वो सिर्फ इन्वायरमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और आप जो वो जो सजा होती है किसी इंसान को मारने पर, वो लो पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो दोनों को प्लीज क्लियर रखना उसमें। ठीक है बच्चों। दूसरा चीज हम पढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या कि स्टडी, यानी बताओ किसके बीच में, ऑर्गेनाइज्म एंड इन्वायरमेंटल के बीच का जो अंतर क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी जीवों के बारे में और पर्यावरण के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्या बायोलॉजी, यानी क्या बायोलॉजी में हम जो है जीव यानी जीव इंसानों के बारे में पढ़ते हैं और पेड़ों के बारे में पढ़ते हैं? नहीं बच्चों, बायोलॉजी में हमारा मेन मोस्टली क्या होता है कि इंसानों के शरीर की संरचना के बारे में पढ़ना। जूलॉजी में हम चिड़ियाघर के बारे में पढ़ते हैं, इसमें खाली हम पेड़ पौधे यानी चिड़िया जानवरों के रिलेटेड अपनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है। बोटैनी एक अलग ही सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें ये साइंस के रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। ठीक है बच्चों। तो इकोलॉजी, इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इकोलॉजी में हम सब चीज़ पढ़ते हैं कि कैसे पर्यावरण और हमारा मनुष्य का जीवन एक दूसरे से कैसे जो है एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है। कैसे बिना पौधे के इंसान जो है नहीं रह सकता। यानी अगर आप मान लो जैसे दिल्ली में देख लो, रिसेंटली दिल्ली में क्या चारों तरफ हमने ईंट की बिल्डिंग खड़े कर दी है, पेड़ का तो कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज आप देख रहे हो क्या इफेक्ट हो रहा है, प्रदूषण ही प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि पौधे हैं नहीं जो कार्बन मोनोऑक्साइड या धूल को क्या करके ऑब्जॉर्ब कर सके और ऑक्सीजन छोड़ सके। तो ऐसा ही क्या होगा, हाल होगा अगर हमने क्या करी, प्रकृति को नहीं समझा। और इकोलॉजी जो कि हमें बताता है कि कैसे हम संतुलन बिठा सकते हैं, किसमें, प्रकृति में और अपने आधुनिकता में। ठीक है बच्चों। ठीक है। विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन द एटमोस्फेयर, ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत पूछा जाता है। यानी वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? देखो हमारी वायुमंडल में सब तरह की गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है, नाइट्रोजन भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, आर्गन भी पाई जाती है। यानी ये चारों गैस से पाई जाती है। पर इसमें चारों गैस नहीं पूछा, इसमें बोला सबसे अधिक, यानी विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब बच्चों क्या, सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो बच्चों इसका आंसर क्या है? नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल यानी इन्वायरमेंटल में होता है। ठीक है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा? अगला क्वेश्चन पूछता है कि लिथिस्फेयर क्या होता है? यानी लिथिस्फेयर को हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल। यानी स्थल मंडल का क्या अर्थ होता है? क्या पानी को हम स्थल मंडल कहते हैं बच्चों? स्थल मंडल मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे जो इंसान क्या है, रह सकता है। क्या पानी में रह सकता है इंसान? नहीं सर। सर ब्रिज तो बना दिया हमने बच्चों, वो ब्रिज भी क्या है, एक नीचे पानी को जमीन खोदा जाता है, फिर उस पर क्या करा जाता है, साइंस के हिसाब से बहुत सारी सीमेंट, रोडी, पत्थर, इस तरीके से जो भी प्रक्रिया होती है उसके बनाया जाता है। क्या एयर स्थलमंडल का पार्ट होता है? नहीं बच्चों। लैंड
चलो इसके अभी होल्ड करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो हम जिंदा आदमी जो होते हैं, क्या वो होते हैं? नहीं। लैंड, लैंड किसका पार्ट होता है? स्थल मंडल का बच्चों क्या होता है? पार्ट होता है। यानी लैंड को ही क्या कहते हैं हम? स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है बच्चों। ऐसे ही जैव मंडल में क्या क्या शामिल होते हैं बच्चों? जैव मंडल, जैव मंडल क्या होता है बच्चों? जैव मंडल में खाली प्लांट, यानी जैव मंडल में प्लांट और इंसान दोनों क्या होते हैं? शामिल होते हैं। क्या ओनली प्लांट ही जैव मंडल का पार्ट होता है? नहीं बच्चों। क्या ओनली एनिमल, जानवर ही जैव मंडल का पार्ट होगा? नहीं बच्चों। क्या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या वो पार्ट होंगे, या ओनली ह्यूमन, क्या खाली हम इंसानी पार्ट होंगे? जैव मंडल, जैव मंडल में बच्चों पौधे भी आते हैं, ठीक है, जानवर भी आते हैं, और हम भी आते हैं, ह्यूमन भी आते हैं। ठीक है। तो एक तरह से अगर आप बोलो जैव मंडल में वे सभी चीज जो क्या सांस ले सकती है, यानी क्या बायोटिक है, यानी क्या जैविक है, वो सब आते हैं। तो बच्चों अभी मैंने ऊपर पढ़ा है, प्लांट भी जैविक होता है, इंसान तो जैविक है ही, और जानवर भी क्या होता है? जैविक होता है, उसमें भी प्राण होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज। देखो इस क्वेश्चन में कितना उसने बिल्कुल सटीक है, चारों ऑप्शन में उलझा दिया ना आपको, क्योंकि चारों ही ऑप्शन क्या से लेंगे यार, इस सब में जान होती है, आंसर ठीक कौन सा करना है। तो आंसर वो ठीक होगा जो सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रेन्यूअल सोर्सेज? रेन्यूअल सोर्सेज का मतलब होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। रेन्यूअल यानी बार बार क्या कर सकते हैं? उसको बना सकते हैं। तो कोयला, क्या कोयले को हम जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में पैदा कर सकते हैं? नहीं, बच कर तो सकते हैं, पर कोयले को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है। अगर आज हम चाहेंगे लकड़ी को जला के जमीन के अंदर दफना दे, फिर वो लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे कोयले को बनने में। तो कोयला क्या होता है बच्चों? अनवीकलीय संसाधन, यानी जनरली हम पैदा नहीं कर सकते। पेट्रोल, इसका ही पता आपको, लिमिटेड मात्रा में है पेट्रोल, धरती के नीचे पा जाता है, जिस दिन वो खत्म हो जाएगा तो हम जल्दी से उसे बना भी नहीं सकते। ठीक है। नेचुरल गैस बच्चों, नेचुरल गैस भी क्या है? जनरली नेचुरल गैस भी जो है एक वो होती है, गैस होती है जो पहाड़ों इलाके में पाई जाती है, और ये भी क्या है? लिमिटेड मात्रा में ही है। ठीक है बच्चों। पर सोलर एनर्जी, जब तक धरती रहेगी बच्चों, जब तक क्या रहेगा? जब तक सूरज रहेगा जब तक धरती रहेगी, और जब तक धरती रहेगी जब तक सोलर एनर्जी रहेगी। सोलर एनर्जी में क्या? एक प्लेट रहती है जो सूरज की रोशनी लेता है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो क्या ये हम बार बार पैदा कर सकते हैं? हाँ जी सर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सोलार एनर्जी। ठीक है बच्चों। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन मतलब अनवीकरणीय संसाधन मतलब जिससे हम क्या कर सकते हैं? या तो हम बना नहीं सकते खुद से, या फिर क्या वो लिमिटेड मात्रा में। ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं इन एग्जॉस्टेबल। इसका मतलब होता है कि हम जितना चाहे कंज्यूम कर ले वो खत्म ही नहीं होगा, जैसे सोलार एनर्जी की तरह। धूप, जब तक धूप रहेगी आप जितना चाहे वो क्या कर लो, बिजली को खपत कर लो, यानी सोलार पावर लगा लो अपने घर पर, जितना चाहे मन मर्जी पंखा चला लो, सूरज की रोशनी जब तक पड़ती रहेगी जब तक आपका पंखा चलता रहेगा। तो ये क्या? अनवीकरणीय यानी अनलिमिटेड मात्रा में। ठीक है। कैन बी रिप्लेस क्विकली, यानी ये कह रहा है कि इसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। सपोज कर लो चाय और कॉफ़ी, क्या मतलब होना नहीं चाहिए, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ। अब देखो अगर मान लो आप किसी के घर पे जाते हो, ठीक है, किसी भी पड़ोसी घर पे गए, तो उनके पास क्या कॉफ़ी, चाय नहीं है पर कॉफ़ी है, तो क्या चल जाएगा? क्या वो आपसे पूछेंगे बेटा चाय तो नहीं बना सकती पर मेरे पास अभी कॉफ़ी है, तो क्या कॉफ़ी अगर पिलाए चाय की जगह तो वो भी ओके है ना? हाँ जी सर वो भी ओके है। ठीक है। तो चाय कॉफ़ी क्या हो गया? यानी सब्स्टिट्यूट हो गया। क्या इन दो क्या मतलब ऐसे कोयले की जगह दूसरा कोयला है, या उसका कोई सब्स्टिट्यूट है? ठीक है। तो ऐसा क्या इसे हम जल्दी से ही बदल सकते हैं? नहीं बच्चों। फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या फ्री में मिलता है हमें ये चीज़? क्या पेट्रोल फ्री में मिलती है? क्या कोयला जो हम निकालते हैं कोयला खदानों से, क्या वो फ्री में निकलता है? नहीं, फ्री में बना हुआ है पर फ्री में निकलता नहीं है, उसको लेबर लगती है लगाने में, लाइसेंस लगती है, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगती है खुदाई करने की ज़मीन, तो उसमें खर्च लगता है। क्या लिमिटेड इन क्वांटिटी है? हाँ। कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जो कि क्या लिमिटेड हो इन क्वांटिटी में, उससे आप क्या कहोगे? अनवीकरणीय संसाधन। यानी चूंकि उसकी क्वांटिटी लिमिटेड में है, तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएंगे बच्चों? खत्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? यानी वनों की कटाई से बच्चों क्या होता है? यानी अगर हम मान लो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो उससे क्या होगा? सोयल कंजर्वेशन, ये कह रहे हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहेगी। कैसा होगा? नहीं सर, मिट्टी तो और उल्टा खराब हो जाएगी अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। इंक्रीज रेनफॉल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होंगे। वाह क्या बात है। कई क्वेश्चन तो ऐसे है कि बच्चा मतलब पढ़ के ही आंसर दे दे। हमने बचपन से पढ़ा, वो पेड़ होंगे तो ही बारिश होगी, अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। तो ऊपर क्या आ रहा है कि वनों को हम काट रहे हैं, अगर वनों को काट रहे हैं तो बारिश कैसे बढ़ जाएगी? मतलब इल्यूजन आंसर है, मतलब कोई तुक ही नहीं बनता है। इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता लाना, विविधता, यानी जितना ज़्यादा पेड़ काटेंगे उतने अधिक प्रजाति के क्या जानवर पैदा होंगे। वाह क्या लॉजिक है इनका। सोयल इरोजन, सोयल इरोजन का मतलब मिट्टी की क्या हो जाएगी? मिट्टी का कटाव होएगा।
ठीक है, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाएगी, ठीक है, अकाल पड़ जाएगा, वहाँ पे बंजर जमीन हो जाएगी। हाँ जी सर, अगर हम पेड़ काटेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाएगी, वहाँ की ज़मीनें फटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सोयल इरोजन। ठीक है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी जैसा अभी पढ़ा है मैंने, जैव विविधता, जैव विविधता का क्या अर्थ हो गया बच्चों, खाली प्लांट, जैविक, जैव चीज में खाली प्लांट आता है, नहीं सर, हमने अभी पढ़ा जैव में आता प्लांट और ह्यूमन बीइंग और एनिमल सब, यानी वो सभी चीज जो सांस ले सकते हैं। क्या एनिमल आता है, नहीं सर। क्या इकोसिस्टम ओनली, क्या हमारा इकोसिस्टम आता है जिसमें जानवर और मनुष्य, यही होता है, एक इकोसिस्टम में जानवर और मनुष्य जनरली लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये मतलब थोड़ा सा अपर लेवल का कंसेप्ट है, आप बस ये सोच लो। क्या वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म, यानी जितनी भी वो सभी चीज़ें आती है जैव विविधता में, जो क्या ले सकती है, सांस ले रही है, जिसमें जान होती है। हाँ जी सर, आपने हमें ऊपर यही बताया। एक चीज़ याद रखो, बायोडाइवर्सिटी का मतलब वो सभी चीज़, यानी वो हर चीज़ जिसमें क्या होती है, जान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब यह बोल रहा है कि हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी एरिया, यानी जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या होते हैं, यानी बच्चों हॉटस्पॉट क्षेत्र, अगर आप मान लो इन्वायरमेंटल स्टडीज से यानी इकोलॉजी से अगर पढ़ाई करते हो तो आपको उसमें एक टॉपिक आता है जैव विविधता हॉटस्पॉट, मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जगह या एक ऐसा प्लेस जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे, एनिमल पाए जाएंगे, यानी एक ही, जैसे शेर है, शेर की कई प्रजाति पाई जाएगी, हिरन है तो हिरन की कई प्रजाति पाई जाएगी, डायनासोर है तो डायनासोर की कई प्रजाति पाई जाएगी। ठीक है, तो उस एरिया को सरकार क्या घोषित करती है, हॉटस्पॉट एरिया, यानी उस एरिया में शिकारी को शिकार करना अलाउ नहीं होता, और जनरली पब्लिक को भी क्या होता है, उस एरिया में जाना अलाउ नहीं होता, ओनली वहाँ के लोकल लोग ही क्या कर सकते हैं, जंगलों में जाके लकड़ी उकड़ी काट सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई पोल्यूशन, यानी वो एरिया जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा, वाह 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 क्या बात है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, अरे हम ज़्यादा हो गए क्या कर देंगे, हम तो दिल्ली में भी ज़्यादा है इंसान, तो आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ वहीं पे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, हाई रेनफॉल जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, नहीं नहीं सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई स्पीसीज रिचनेस, मतलब जहाँ पे स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति, जहाँ पे एक ही जानवर की कई प्रजाति पाई जाती है और बहुत सारे जानवर जो है उस जगह पे रहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अमेजोन का जंगल, ये क्या हॉटस्पॉट एरिया घोषित कर रखा है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पता है अमेजोन के जंगल में डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऐसे ऐसे जानवर पाए जाएंगे जिसके बारे में ना तो हम आपने सुना होगा ना ही आपने देखा होगा। ठीक है बच्चों, फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डाइवर्सिटी लॉसिस, यानी निम्नलिखित में से जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है, यानी इनमें से ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण जैव विविधता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बच्चों ये कह रहा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी बड़ी मात्रा में क्या करना, डिस्ट्रक्शन करना, पेड़ों की कटाई करना, क्या इससे जैव विविधता का प्रभाव पड़ेगा, हाँ जी सर इससे पड़ेगा। पोल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन, अगर किसी एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन फैलाएंगे तो इंसान ही वहाँ पर जीने लायक नहीं रहेगा, तो सोचो पेड़ पौधों क्या होगा, हम तो क्या एयर प्योरीफाई लगा के जिंदा रहेंगे, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना, यानी वहाँ ज़्यादा ज़्यादा मिट्टी को काट के ले जाना या पेड़ों को ही कटाई करना, यहाँ के जानवरों को मारना शुरू कर देना, क्या ये इससे बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता खत्म होगी, हाँ जी सर। कंजर्वेशन करना, यानी उनको सुरक्षित रखना, यानी उनके लिए एक ऐसा एरिया प्रोटेक्ट करना कि इसके अंदर ना तो कोई इंसान जा सकता है या ना ही कोई शिकारी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, खुले तौर पे बस जानवर पाए जाएंगे, और इनको क्या करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। क्या वहाँ पे जैव विविधता का ह्रास होता, नहीं सर, वहाँ तो हम जैव विविधता को बचाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कंजर्वेशन आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला ऐसी क्वेश्चन है जो कि मैंने देखा 3 से 4 बार पूछ लिया, द रेड डाटा बुक कंटेन, यानी रेड डाटा बुक, कोई एक बुक लिखी गई थी, ठीक है, जो कि किस पे बेस्ड था, एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी वे स्पीसीज जो कि क्या लुप्त हो चुकी है, ठीक है, एंडेंजर्ड हो चुकी है, उन स्पीसीज पे एक बुक लिखी गई थी, उसी को क्या गया, रेड डाटा बुक क्या गया। इसका कोई लॉजिक नहीं होता है बच्चों, पर पता नहीं क्यों बार बार इग्नू पूछता है इस क्वेश्चन को, तो इसे आप क्या कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बस। देखो कुछ चीज़ आपको होगी तो रटनी होगी, उसमें मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा सकता। जैसे ये देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया था, अब इसमें मैं आपको क्या लॉजिक बताऊँ, इसमें क्या हो गया, आपको रटना ही पड़ेगा, 1972, यानी आपको 5-10 क्वेश्चन ऐसे तो मिलेंगे ही बच्चों 50 में से, जिसमें आपको क्या होगा, रटना होगा, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि चैप्टर ही इसी पे बना है इन्वायरमेंट के ऊपर, तो इसमें तो क्वेश्चन पूछना ही है, यानी हर चौथे पेपर के बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया था, आप क्या बोलोगे, 1972 में बनाया गया था। ठीक है बच्चों, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय पार्क घोषित करने का क्या मकसद हो सकता है, वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जानवरों को सुरक्षित रखना। अगर हम नेशनल पार्क नहीं घोषित करेंगे तो कोई भी आके किसी भी जानवर को मार देगा, कोई भी इंसान आके, ठीक है, तो क्या उन सब जानवरों को बचाने के लिए सरकार ने क्या कंसेप्ट उठाया,
वाइल्ड लाइफ, यानी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए सरकार ने नेशनल पार्क घोषित करा। और इसका मकसद क्या था कि जानवरों को बचाना, यानी एक एरिया घोषित कर देती है नेशनल पार्क सरकार, और वहाँ पे फिर क्या है, शिकार करना, हंटर करना अलाउ नहीं होता है। अगर आप करते हो तो आपको कानूनी रूप से क्या होगी, वो सजा होगी। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्वरूप क्या होता है बच्चों, ठीक है। यानी ऊर्जा किससे प्राप्त होता है सर, सिंपल, सूरज से, सन से। सूरज से तो इंसान को ऊर्जा प्राप्त होता है, पूरी धरती को, पूरा धरती, हाँ, क्योंकि सौरमंडल नहीं कहा था, पूरा ब्रह्मांड। वो हमारे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से माना जाता है कि सूरज भगवान पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देते हैं, पर साइंस के अकॉर्डिंगली सूरज सिर्फ पृथ्वी या उसी के जो सोलार सिस्टम है उसको रोशनी दे रहा, ठीक है। तो पृथ्वी पे हर इंसान जिसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, किससे प्राप्त होगा बच्चों, सन से। पानी से थोड़ी ना ऊर्जा प्राप्त होती है, हवा से भी नहीं होती है, सोयल से भी नहीं होती है। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत ही क्या है, सूरज है, जिस पे पूरा सोलार सिस्टम टिका हुआ है, ठीक है बच्चों। फूड चेन स्टार्ट होती है, यानी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों, तो खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत होती है सबसे पहले प्रोड्यूसर से होती है, ठीक है। किससे होती है बच्चों, प्रोड्यूसर, यानी खाद्य श्रृंखला में कौन प्रोड्यूस कर रहा है खाना, इसमें हमारा आ जाएगा प्लांट। प्लांट ऐसा क्या होता है, प्लांट वो जो होते हैं जो खाना खुद बनाते हैं। जैसे हम इंसान होगा, हम क्या करते हैं, हम पहले फसल उगाएंगे, प्लांट को उगाएंगे, पौधे उगाएंगे, धान गेहूँ उगाए, फिर उसे काट के फिर उससे रॉ मटेरियल निकालेंगे, फिर खाएंगे। लेकिन प्लांट क्या होता है, खुद ही खाना बनाते हैं अपना, तो वो क्या होता है, प्रोड्यूसर होते हैं, यानी उत्पादक होते हैं। तो बच्चों उत्पादक कौन होते हैं, अभी सर आपने बताया ऊपर हमें, उत्पादक प्लांट यानी पेड़ पौधे। यानी प्रोड्यूसर, अगर आपसे पूछे प्रोड्यूसर यानी एक एक एग्जाम्पल बताओ प्रोड्यूसर का, यानी उस चीज़ का एग्जाम्पल बताओ जो खाना स्वयं बनाती है। तो पूरी दुनिया में बस प्लांट, पौधे ही ऐसी चीज़ है जो खाना अपना स्वयं बनाती है, पर उस खाने को कुछ खुद नहीं खाती, हम खा लेते हैं उसको। कंज्यूमर किस पे डिपेंड है बच्चों, सिंपल सी बात है सर, प्रोड्यूसर पे। जैसे हो गया प्लांट, अगर मान लो गेहूँ नहीं हुआ, ठीक है, पहले हम क्या डालेंगे, गेहूँ के बीज डालेंगे, वो क्या होगा, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, एक पौधा बनेगा, फिर पौधा सूरज की रोशनी लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, आप वो प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है ना आपने बच्चों, फोटोसिंथेसिस, तो उस प्रक्रिया से क्या खाना खुद ही बनाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, बढ़ेगा, फिर एक टाइम के बाद हम क्या करेंगे, उसे काट लेंगे। तो हम किस पे डिपेंड हो गए बच्चों, हम प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं, यानी उत्पादक पे, ठीक है बच्चों। डीमोस्फेयर हेल्प करता है, यानी अपघटक किस में सहायता करता है हमारी बच्चों, अपघटक सहायता करता है रिसाइकलिंग न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन को क्या करने में, रिसाइकलिंग। अपघटक मतलब जैसे मान लो कोई भी जीव है, क्या हो जाता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके शरीर को जो है क्या करना, उसके शरीर को गलाकर वापस मिट्टी में ही क्या करना, मिला देना, उसमें क्या सहायता करता है, अपघटक सहायता करता है। तो अपघटक किस चीज़ में सहायता कर रहा है, हमारी न्यूट्रिशन को बढ़ाने में, यानी रिसाइकल करने में, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन एयर पोल्यूशन, मुझे लगता है कि इस वाले क्वेश्चन की 100% चांस है पूछने की बच्चों, क्यों सर, आपको ऐसे क्यों लगता है बच्चों, हॉट टॉपिक आज के टाइम पे क्या है बच्चों, एयर पोल्यूशन। दिल्ली पूरी इधर से उधर उथली पुथली मची है एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग, तो इस पे तो क्वेश्चन मतलब ज़्यादा सेंसिबल होता है इस पर क्वेश्चन पूछना, ठीक है बच्चों। तो एयर पोल्यूशन मेनली किससे इफेक्ट होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है एटमोसफेयर, यानी वायु, हमारा आसपास का वातावरण, क्या, मिट्टी से एयर पोल्यूशन हो जाएगा, नहीं सर, मिट्टी से कैसे एयर पोल्यूशन होगा, मिट्टी एयर पोल्यूशन आज के टाइम पे है, आज से हम 50 साल 60 साल पहले चले जाओ तो एयर पोल्यूशन नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता था कि वायु प्रदूषित हो सकती है। वाटर पोल्यूशन चल अभी भी कम है, मतलब है, पर अभी कम है, उतना हॉट टॉपिक नहीं है। लिथोस्फेयर स्थल मंडल, ये क्या होता है बताओ, ये तो खुद में एक टॉपिक है स्थल मंडल, यानी वे सभी जीव जो स्थल पर रहते हैं उन्हें स्थल मंडल वाले जीव कहते हैं, यानी स्थल मंडल होता है। तो सर ये तो हो नहीं सकता, तो बचा क्या, जो आखिरी में जो बचा वही हुआ आंसर, एटमोसफेयर, हमारा वातावरण कैसा है आसपास का, उस पर डिपेंड करती है एयर पोल्यूशन, ठीक है बच्चों। मेजर, यानी एयर पोल्यूशन का सबसे मेजर वो घटक क्या है, यानी सबसे मेन रीज़न क्या है जिससे एयर पोल्यूशन होता है बच्चों, तो सबसे मेन रीज़न है सर बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन से एयर पोल्यूशन होता है, अरे सर ऑक्सीजन ना हो तो इंसान ही मर जाता है, एयर पोल्यूशन लेके क्या करेगा, ठीक है। नाइट्रोजन, इससे भी नहीं होता बच्चों, नाइट्रोजन एक हल्की गैस होती है जो जनरली ऊपर ऊपर आ जाती है, तो इससे भी हमें ज़्यादा खतरा नहीं होता। हाइड्रोजन, ये हमारे वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो ये भी हम पोल्यूशन का एक घटक नहीं है बच्चों। सबसे मेन घटक और सबसे खतरनाक चीज़ है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो वायु प्रदूषण में सबसे मेन घटक क्या होगा बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि किससे निकलता है, फ्रिज से निकलेगा, ठीक है, एसी से निकलेगा,
बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज चला जा रहा है उससे निकलता है, ठीक है। और ये एक बार निकलता है तो ये इतने खतरनाक होते हैं कि हमारे ओजोन परत यानी O3 लेयर जिसे कहते हैं उसको भी क्या कर देते हैं, चीर देते हैं, यानी उसमें भी छेद करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है बच्चों। वाटर पोल्यूशन यानी वाटर जल प्रदूषण के सबसे बड़े कारक क्या है बच्चों, क्या सीवेज यानी गंदा नाली। आजकल देख रहे हो कि हाँ हम बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े नाले लगाए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, नाले का पानी जो है हम अपने घर में जो भी चीज़ यूज करते हैं, टॉयलेट हो गया, घर की साफ सफाई करना, ठीक है, और सड़क को धोना, ये सब भी चीज़, गाड़ी धोना गंदी होगी, इन सब चीज़ों को हम किस में डालते हैं, नाली में डालते हैं, फिर नाली से सीवेज में जाता है, सीवेज से डायरेक्ट बिना कुछ साफ वाफ करे हुए नदी में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उसे बहा देते हैं, तो उससे भी प्रदूषण होता है। हाँ जी सर। इंडस्ट्रियल का गंदा पानी, इंडस्ट्रियल वेट होगी, जैसे मान लो नील कंपनी है, ऐसे जैसे मान लो कोई भी एक कंपनी है जो कपड़ों पे क्या करती है, प्रिंट करती है, या फिर इंक बनाने वाली जनरली जो कंपनियां होती है बहुत ही खतरनाक मात्रा में केमिकल यूज़ करती है, ठीक है। और उससे क्या करती है, बिना कुछ साफ करवा, आपको पता है हिंदुस्तान है, पैसे भरो सरकारी अफसरों को और ऐसे ही सब पास हो जाते हैं टेंडर बिना कुछ देखे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जाहिर सी बात है, गंगा नदी होगी, कोई भी नदी में पानी छोड़ देते हैं और क्या होता है, नदी गंदी हो जा रही है। एग्रीकल्चर रन ऑफ, आजकल आप देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसान भी खाद मिलाए जा रहे हैं अपनी ज़मीन में, वो खाद कहाँ जा रहा है, उस वो खाद जो है रिस रिस कर आखिरकार ज़मीन के अंदर जाता जा रहा है, जिसके कारण भी क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो ये सारे रीज़न है क्या, वाटर पोल्यूशन के। हाँ जी सर, ठीक है बच्चों। यूट्यूब अधिवक्ता के कारण क्या होता है, यूट्रोफिशन, बच्चों ये भी क्या होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी मतलब एक मान लो एक टाइप होता है यूट्रोफिशियन, ठीक है। तो बच्चों ये पूछा यूट्रोफिशन के बढ़ने के कारण क्या क्या चीज़ है, यानी किस चीज़ों के कारण जो यूट्रोफिशन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन नहीं सर, ऑक्सीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जरूरत है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं सर, इससे भी नहीं होता। हीट के, गर्मी से, गर्मी से क्या चीज़ हो जाएगा, गर्मी से तो कुछ जनरली कुछ चीज़ नहीं होगा। तो इसका मेन रीज़न क्या है, न्यूट्रिएंट्स, जो भी ऐसे मान लो जो भी हम पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लो खाद यूज़ कर रहे हैं, तो खाद के जो खतरनाक न्यूट्रिएंट्स हो गए उनकी वजह से क्या हो रहा है, यूट्रोफिकेशन की मात्रा का खतरा हो रहा है, ठीक है बच्चों। फिर नॉइज पोल्यूशन किसको इफेक्ट करता है, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है किसको, मिट्टी को। अरे सर मिट्टी से क्या मतलब होगा ध्वनि प्रदूषण का, वाटर को नहीं सर, प्लांट को, बताओ, नहीं सर। हियरिंग एबिलिटी किसको बच्चों, हियरिंग यानी हमारी सुनने की क्षमता में क्या करता है, ध्वनि प्रदूषण एक सबसे बड़ा रोधक है। मान लो कोई आदमी है, ठीक है, उसे कम सुनाई देता है, ठीक है, या फिर कोई दिल का मरीज है, आप उसके आगे पटाखा फोड़ दो, उसके उसका पोल्यूशन जो भी नॉइज पोल्यूशन होगा, हो सकता है कि उससे उसकी जान चली जाए। तो आप देखते होगे दिवाली के टाइम में जनरली हार्ट पेशेंट हो गया, ठीक है, उन सब लोगों को हम जो बाहर निकलने नहीं देते, क्यों, क्योंकि हर तरफ पटाखे फूटते जोर जोर से आवाज़ आती है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि उन्हें कुछ मेजर डिजीज हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए उनके घर में, ठीक है बच्चों। तो नॉइज पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन के सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे आता है, हियरिंग एबिलिटी पे, यानी हमारी सुनने की क्षमता पे, ठीक है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन क्या, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपाय क्या क्या है, ठीक है। जैसे हमारी सरकार ने 3 वो स्कीम चला रखी थी, जैसे मोदी गवर्नमेंट ने स्वच्छ अभियान में, उसमें आपने देखा होगा 3 डस्टबिन का पढ़ाए जाते हैं, यानी 3 तरह के डस्टबिन होते हैं, नीला, हरा, लाल, कुछ भी 3 कॉम्बिनेशन बना लो, उसमें लिखा होता है गीला कचरा इसमें डाले, सूखा कचरा इसमें डाले, ठीक है। और इन दोनों के अलावा अगर कोई जैसे कील है, लकड़ी है, कोई ऐसी चीज़ है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, तो उसको आप क्या करें, तीसरे कचरे में डालें। तो ये किस लिए चलाया जाता है, ताकि क्या हो सके, कलेक्शन, यानी एक तो हमें पता चले गीला कचरा कौन सा है, सूखा कचरा कौन सा है, और लकड़ी कील जैसे जो मतलब दोबारा यूज करे जा सकते हैं वो कचरा कौन सा है। तो उसको हम कलेक्ट करके जो चीज़ यूजेबल होगी उसे यूज़ कर देंगे, जो सड़ने गलने वाली चीज़ होगी उसे हम मिट्टी में दफना देंगे, ताकि क्या हो, पोल्यूशन ना फैले या उससे महाबीमारी ना फैले, ठीक है। डिस्पोजल आसान हो जाएगा, यानी उसे ख़त्म करना बहुत ही आसान हो जाएगा। रिसाइकलिंग जैसे बता, कील होगी, कोई लकड़ी का टुकड़ा हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ होगी, प्लास्टिक का कोई चीज़ हो गया, जिससे जैसे मान लो प्लास्टिक का गमला है जनरली, ठीक है, वो प्लास्टिक की बोतल, मान लो गमला छोड़ो, प्लास्टिक की बोतल हम फेंक देते हैं, पर आप जानते हो कि प्लास्टिक की बोतल से हम बहुत सारी यूनिक चीज़ें बना सकती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आर्ट क्राफ्ट, ठीक है। तो अगर रिसाइकिल हो सकती है तो उसे हम रिसाइकिलिंग भी कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को ही क्या कर सकते हैं हम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। प्लास्टिक अपशिष्ट होता है, यानी प्लास्टिक वेस्ट किसका होता है, क्या प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है बच्चों, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है इसे आसानी से क्या नष्ट किया जाता है क्या, प्लास्टिक जैसे मान लो इन लकड़ी है, ठीक है, क्या करो, लकड़ी को आप जला दो और
ठीक है, और उसे मिट्टी में डाल दो तो वो क्या होता है, ख़त्म हो जाएगा। हम इंसान देख लो, हम जब मर जाते हैं तो हमें जला दिया जाता है या हमें दफना ही दिया जाता है सपोज कर लो। तो अगर हमें मिट्टी में दफनाया जाता है तो वहाँ के क्या होता है, सूक्ष्म जो कण होता है वो हमारे शरीर को क्या करते हैं, गला देते हैं और वापस क्या करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं। और अगर हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, किसी इंसान को जला देते हैं, तो जलाने के बाद क्या बचता है, राख। और राख क्या होता है, वापस मिट्टी में मिल जाता है, मतलब मिट्टी में घुल जाता है। तो क्या है, इससे किसी प्रकार का पोल्यूशन होता है नहीं। तो ये हम क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल है। तो क्या जो प्लास्टिक होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी उसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं? नहीं सर, हमें तो यह पढ़ाया गया कि बायोडिग्रेडेबल वो प्लास्टिक जो है उसे नष्ट होने में कई लाखों साल भी लग सकते हैं, लग जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। क्या इको फ्रेंडली होता है, क्या पर्यावरण के अनुकूल होता है? जैसे मान लो कागज हो गया या भी कोई भी गीला कूड़ा हो गया, अगर आप मिट्टी में इधर से उधर फेंक दो अपने घर के चारों तरफ, तो आपको एक दिन 2 दिन बदबू सी नजर आएगी। पर तीसरे दिन वो बदबू चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा पर्यावरण क्या करता है, उसको तोड़ के उस वेस्ट मटेरियल को मिट्टी में वापस क्या कर देता है, मिला देता है। तो इको फ्रेंडली है। प्लास्टिक क्या 2-3 दिन में ही खत्म हो जाती है? नहीं सर, 100-100 साल तक प्लास्टिक खड़ी रहती है। अब प्लास्टिक तो इतनी खतरनाक चीज़ है, आप देख लो कि प्लास्टिक कप में चाय पीते हैं हम, यानी चाय देखो कितना गर्म होता है, प्लास्टिक का कप में अगर हम डाल दो तो प्लास्टिक का कप में वो चाय रुक सा जाता है, यानी वो प्लास्टिक कपड़े में छेद नहीं करता। ठीक है। क्या इजीली डिकम्पोज, यानी इसे मतलब थोड़ी सी मेहनत लगा के भी हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं? नहीं सर, ये तो कंपोज हो ही नहीं सकता। तो ये क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी इसे हम ख़त्म ही नहीं कर सकते। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है, एक बार अगर प्लास्टिक बन गया तो उसे वापस हम क्या कर नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। बच्चों 3R प्रिंसिपल क्या होता है? बच्चों ये भी जनरली बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3R का प्रिंसिपल क्या होता है। ये कुछ नहीं होता बच्चों। आर का मतलब होता है क्या, रिड्यूस, यानी जितना कम से कम हो सके हम क्या कर सके, कब अपने कबाड़ को कम यूज़ करें, मतलब खर्चे का, अपने खर्चे को क्या करें, कम कर सके। ठीक है। फिर एक आर तो मतलब हो गया रिड्यूस बसो, यानी अपने खर्चे में, यानी अपने कबाड़ को कम कर सके। दूसरे आर का मतलब हो गया रीयूज़, यानी कोशिश करें किसी भी चीज़ को दोबारा से बार बार यूज़ कर रहे हैं। जैसे पेन हो गया, जैसे पहले आता था बच्चों, आज के टाइम पे तो नहीं, पहले पियो पिक्को का नाम का एक पेन आता था जिसमें सिक्का अलग होता था, बॉडी अलग होती थी। ठीक है, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है रीयूज़ का। इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम सिक्के 2 रुपये का आता था और ये 3 रुपये का आता था। इसे एक बार खरीदते थे 3 रुपये के पेन को, और सिक्का को क्या है, हर बार खरीदते थे। जब भी सिक्का खत्म हो जाता, सिक्क जो पेन के अंदर की इंक होती है, ठीक है, तो बॉडी को तो हम नहीं फेंकते थे, लेकिन उसके सिक्के को बार बार खरीद के और उसी बॉडी में लगा के काम करते रहते थे। तो इससे देखो क्या हुआ, प्लास्टिक को कम हमने करा और प्लास्टिक का रीयूज भी कर दिया। और रिसाइकिल करना, यानी अगर कोई चीज़ खराब भी हो जाए, जैसे कोई खिलौना है वो टूट जाए, तो ये नहीं कि उसे फेंक देना। अगर फेविक्विक लगा के या टेप लगा के या फिर उसको थोड़ी सी सोल्डिंग वोल्डिंग करके ठीक हो जाए, तो उसे रिसाइकिल करना। तो 3R का बच्चों सिद्धांत किस लिए दिया गया था, किसी भी वेस्ट को क्या करना, ये रिड्यूस करना, ये तो सबसे कम से कम वेस्ट करना, यानी पन्नी का कम से कम यूज़ करना। ठीक है, तो रीयूज़ करना। जैसे मान लो कोई भी गमला है या कोई भी कपड़े हैं आपके, तो ये नहीं 1 ही 2 दिन पहना, अगर थोड़ा फट गया तो फेंक दो इसे, नहीं, उसे क्या करो, रफू करवा लो, या हो सके तो खुद ही सिल लो, मतलब रीयूज़ करो उसको। और रिसाइकिल का मतलब अगर उसमें कुछ थोड़ी से पैसा लगा के या थोड़ी सी मरम्मत करके उसे रिसाइकिल कर सको, यानी दोबारा यूज़ में अगर ला सकते हो तो लाओ। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंटल भी बढ़िया रहेगा। क्लाइमेट चेंज इज मेनली कौन, यानी क्लाइमेट चेंज का सबसे मेन कारण क्या, ग्रीन हाउस, ग्रीन गैसेस। सबसे बड़ा चेंज क्या है बच्चों, ग्रीन गैसेस। ग्रीन गैसेस कैसे होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, जो कि क्या होता है, पर्यावरण से बाहर जाते ही नहीं रहते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ये हमारे ओजोन परत में भी छेद करते रहता है। अगर ओजोन परत बच्चों के बाद खत्म हो गया, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, ओजोन परत को O3, मैं O3 जो लिख रहा हूँ उसका मतलब ओजोन परत है। ओजोन परत हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि अगर ये ना हो तो डायरेक्ट सूरज की रोशनी हमारे पे लगेगी और हम क्या हो सकते हैं, जल जाएंगे। नहीं जलेंगे अगर हम बच भी गए। ठीक है, अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रही तो हमें कैंसर की बीमारी हो जाएगी, त्वचा रोग हो जाएगी, ठीक है, और भी बहुत तरीके से बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने क्या करें, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को कम से कम प्रोड्यूस करें, और ग्रीन हाउस गैसेस को भी कम से कम जो है इस्तेमाल करें या प्रोड्यूस करें। ठीक है बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे मेन रीज़न क्या है, कार्बन, नहीं 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 बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, पर इससे ज़्यादा मेन रीज़न क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, पर कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे मेन रीज़न है। जो कि किससे होता है बच्चों, पैदा फ्रिज से हो सकता है, आपके रेफ्रिजरेटर हो गया, बड़े बड़े वेयर हाउस हो गए। ठीक है बच्चों, वो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है बच्चों, यानी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आपको कहाँ दिख रहा है, सर अभी हमें दिख रहा है क्लाइमेट चेंज।
सर्दी के मौसम में सर्दी नहीं पड़ रही है, गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है तो बहुत ही मात्रा में पड़ रही है। अब तो हमें यही नहीं पता चलता कि बरसात का मौसम है कौन सा। हमारे 20 से 30 साल पहले जाओ तो जुलाई अगस्त सितंबर का बरसात का मौसम होता था। अब तो जब मन मर्जी जब भी बरसात हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा चेंज तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हो क्लाइमेट चेंज पे हुआ। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, यानी कि गर्मी इतनी बढ़ रही है पृथ्वी पे, ओजोन वो ग्रीन हाउस गैस के कारण, कि पर्वत ज़्यादा ज़्यादा पिघल रहे हैं। ठीक है, सी लेवल पर्वत के पिघलने, अगर पर्वत पिघलेंगे तो पानी बनेगा, पानी जाएगा, पानी बन गया तो किस में मिलेगा? समुद्र में जाके मिलेगा। समुद्र में मिलेगा तो समुद्र का पानी अगर बढ़ा तो जैसे मान लो ये मुंबई है और चारों तरफ आपको पता है समुद्र है, अभी समुद्र इतना है। जैसे ही ये मान लो पर्वत है, क्या ये मेरा पर्वत है। पर्वत का जैसे मान लो पानी, पर्वत जो है पिघल के क्या बना, पानी बना। जैसे पानी इसमें बढ़ता जाएगा तो इसका पानी ऐसे बढ़ता जाएगा। और एक दिन क्या आ गया, एक दिन पूरी मुंबई को वो डुबो लेगा, अगर इतना ग्रीन हाउस गैस को नहीं रोका गया। ठीक है बच्चों, तो ग्रीन हाउस गैस के यानी ग्लोबल वार्मिंग के ये इम्पैक्ट है। तो क्या ये सारे इम्पैक्ट है सर? हाँ जी सर। यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, पर्वत भी पिघल रहे हैं और हमारा समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। तो आप किस पे टिक करोगे? ऑल ऑफ द अबव पे। ओजोन लेयर, इसके बारे में तो मैं पढ़ा रहा था। ओजोन लेयर क्या करता है हमें? अल्ट्रा वायलेट रे, यानी सूरज की वो खतरनाक, यानी सूरज जो किरण भेजता है वो सारी किरण हमारे लिए बढ़िया नहीं होती है। उसमें से मोस्ट ऑफ द किरण क्या होती है, हमारे लिए खतरनाक होती है। जो अच्छी किरणें होती है, ओजोन परत एक ऐसी परत होती है जो अच्छी किरणों को तो आने देता है और गंदी किरणों को क्या करता है, बाहर ही रोक देता है। ठीक है, तो जो गंदी किरणें होती है उसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी वो रेज जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लो आपकी त्वचा देख लो, आपने कभी नोटिस करा है? आपकी त्वचा जो है पसीने को अंदर से तो बाहर निकाल देती है, यानी आप देखते हो कि आपके जब गर्मी में पसीना आ रहा है तो पसीना कहाँ से आता है, हमारे शरीर के अंदर से। लेकिन आप सब वही आप सपोज करो, जब आप नहाते हो तो बाहर का पानी अंदर नहीं जाता, लेकिन अंदर का पसीना जो है बाहर आ जाता है। तो ये कुदरत की बहुत बड़ी देन है ना बच्चों। हाँ जी सर। ऐसे साइंस के हिसाब से कोई लॉजिक नहीं है, साइंस इसका पूरा वो बताती है एक्सप्लेनेशन, पर हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, ओजोन परत के वो ख़त्म होने का है, ओजोन परत जो है कमज़ोर पड़ रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब से आपको बच्चों मैंने 8 से 5 से 6 बार बता दिया होगा इस टॉपिक के बारे में, तो ये टॉपिक तो ज़रूर पढ़ के जाना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या कहता है बच्चों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट ये कहता है कि विकास करो, यानी साइंस के हिसाब से विकास करो, पर इस तरीके से विकास करो कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुँचे, ठीक है, जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुँचे और इंसानों को भी क्या हो, भला हो सके। ठीक है, तो हमें इस तरीके से विकास करना चाहिए, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है बच्चों। तो इसका हम बड़े डेफिनेशन क्वेश्चन ने क्या बोल रखा, क्वेश्चन बोलता है डेवलपमेंट करना विदाउट इन्वायरमेंट, यानी बिना अरे छोड़ो पर्यावरण का डेवलपमेंट करो, तुम पेड़ काटे जाओ अंधाधुंध। डेवलपमेंट करना फॉर द प्रेजेंट, आज के बारे में सोचो, कल क्या होगा, क्या भाड़ में जाए कल, आज जिंदा हो आप नहीं बच्चों। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाना नहीं बच्चों। क्या डेवलपमेंट करना, पर कैसा? प्रेजेंट की नीड, यानी आज के नीड को समझ के, विदाउट हार्मिंग फ्यूचर, फ्यूचर में कुछ नुकसान ना हो इसको सोच के आज के नीड को क्या करना, पूरा करना। इसे ही क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है तो इसके कारण क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या के बढ़ने से क्या क्या हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम में आएगी। सबसे पहले पोल्यूशन, जनसंख्या बढ़ेगी। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा लेंगे, यानी हम मान लो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उन्हें खाने के लिए सामान भी तो चाहिए। तो ठीक है, खाने की डिमांड बढ़ेगी, यानी वीट की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, फिर वो बोलेंगे हमें रहने की भी जगह दो, तो रहने के लिए अब क्या करेंगे, या जंगल काटेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसे तो रह नहीं सकते, तो जंगल काटना पड़ेगा। या खेती की ज़मीन में हम जाके घर बनाएंगे, अगर खेती की ज़मीन में घर बनाएंगे तो खेती के लिए ज़मीन कब पड़ जाएगी, फिर खाना कहाँ से खिलाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो रिसोर्सेज डिप्लीशन होगा, यानी रिसोर्सेज जो है बहुत सारे लोग होंगे तो सारे रिसोर्स की डिमांड करेंगे। जैसे मान लो पहले 1 लाख लोग रह रहे थे तो वो 1 लाख कार की डिमांड करेंगे। अब 10 लाख लोग रह रहे हैं तो 10 लाख कार की डिमांड हो गया, कार की। ठीक है, अब कार बनेगा कहाँ से? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके ही तो बनेगा। तो रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अब इंसान होंगे तो जाहिर सी बात है ना, वो पोल्यूशन को भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। अपने घर में एसी भी लगाएंगे, फ्रिज भी लगाएंगे, उससे पोल्यूशन भी ज़्यादा बढ़ेगा, इन्वायरमेंटल को खतरा बढ़ेगा बढ़ेगा जैसे पेड़ को काटना पड़ेगा, उन्हें रहने के लिए जगह तो देनी पड़ेगी हमें। तो ये सारे क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए अगर जनसंख्या हमारी इसी रफ्तार से बढ़ती रही।
ठीक है बच्चों। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण का मतलब क्या होता है, शहरीकरण से क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं हमें। सबसे बढ़िया बच्चों क्या, पोल्यूशन, यानी शहरीकरण का मतलब पोल्यूशन कम होना। अरे सर, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन तो शहर में होता है। पोल्यूशन का मेन टॉपिक, हॉट टॉपिक शहर है। आपने कभी सुना है हरियाणा में वायु पोल्यूशन इतना खतरनाक हुआ, बिहार में खतरनाक हुआ, यूपी में, पंजाब में? नहीं सर, वहाँ पूरा खुला का खुला एरिया है, अथाह मात्रा में जंगल है। ठीक है, वहाँ खेती पर ज़्यादा ज़्यादा लोग निर्भर है, तो वहाँ पोल्यूशन की तो बात ही नहीं होती। ठीक है। मोर ग्रीन ओवर यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पे चारों तरफ आपको पेड़ पेड़ दिखे। अरे सर, शहर में एक पेड़ दिख जाए वो बहुत बड़ी बात है, चारों तरफ क्या है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना यानी एक जंगली जानवरों को बचाने के लिए शहरीकरण करना। अरे सर, जंगली जानवरों को बचाने के लिए नहीं, जंगली जंगली जानवर से हम बचने बचने के लिए नहीं, हमसे जंगली जानवर बच सके इसके लिए हमें क्या, अर्बनाइजेशन करनी पड़ती है। और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम यानी इन्वायरमेंटल का प्रॉब्लम यानी हमारे आसपास का वातावरण गंदा, वो गंदा मतलब प्रदूषित होगा यार, फिर सेफ नहीं रहेगा। आप जैसे मान लो यहाँ पहले 5 लोग रहते थे, वहीं 50 लोग रह रहे हैं। 50 लोग रहेंगे तो गंदगी फैलाएंगे, रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करेंगे, कूड़ा फैलाएंगे चारों तरफ। ठीक है, वहाँ पे लोगों को भार बढ़ेगा। ठीक है, रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है बच्चों। इन्वायरमेंटल एथिक्स यानी पर्यावरण के नैतिक किससे संबंध करता है, यानी पर्यावरण से आप क्या संबंध करते हो? तो पर्यावरण का जो नैतिक है वो इस सिद्धांत पे आधारित है कि ह्यूमन और नेचर क्या है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। यानी हम इंसानों को इस तरीके से विकास करना चाहिए कि नेचर के साथ जो है किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। अगर आपने नेचर से छेड़छाड़ करी तो आज तो आप जी लोगे बढ़िया से, पर आपकी फ्यूचर वाली जनरेशन जो है उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। और इसका हम एग्जाम्पल दे सके, आज देख लो पहाड़ी इलाकों में आए दिन दरारें, पहाड़ धड़कते हुए हमें न्यूज़ खबर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्रिएट यानी आपको जो ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो इससे आपको क्या क्रिएट होगा? सबसे पहले अवेयरनेस, आपको ये पता चलेगा कि हमें इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी पेड़ पौधे अगर कोई आपको दिख रहा है कि आपका आसपास कोई पेड़ पौधे काट रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पहले आप रीज़न जानो, ये नहीं कि पीटने लग जाओ, नहीं, रीज़न जानो क्यों काट रहे हो। अगर आप समझा सकते हो समझाओ कि पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, उसको बताओ कि ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, हमें पेड़ पौधे काटने से ये इफेक्ट होंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना यानी अपने वातावरण के प्रति क्या रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। सपोज करो आपका घर है, ठीक है, आपके ऊपर आपके घर के आगे पेड़ लगा पड़ा जिसके कारण आपको क्या है, थोड़ी सी आने जाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, या फिर आपको जगह कम मिल पा रही है उस पेड़ की वजह से, तो यानी कि आप पेड़ काट दो, नहीं, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए नेचर के प्रति। ये सभी चीज़ें क्या होगी अगर हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन लेते हैं, तो ये इन सभी चीज़ों का हमारे पे प्रभाव आएगा, यानी हम सब इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होंगे, जानेंगे। चिपको आंदोलन क्या था बच्चों? फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या किया गया था? चिपको आंदोलन आपको सबको पता है। इस आंदोलन में क्या हुआ था, जब अंग्रेज पेड़ काटने के लिए आए थे तो लोकल लोगों ने क्या करा था, पेड़ से चिपक गए थे और पेड़ को कटने से बचा लिया था। ठीक है। और आज भी हम क्या, पेड़ों को बचा, आज भी इसलिए आप देखते होंगे कि हिंदू धर्म में पेड़ों को पूजा जाता है, पेड़ों को वो क्या बचाया जाता है। ठीक है, पेड़ों को भगवान के रूप माना जाता है। ठीक है बच्चों। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन बच्चों, ये क्या है, डैम कंस्ट्रक्शन इशू। अब बता, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मतलब क्या समझते हो बच्चों? जल के रिलेटेड कोई भी इशू होगा, जल के रिलेटेड कोई भी आंदोलन होगा, तो इसमें फॉरेस्ट तो आएगा नहीं बच्चों, एयर की बात हो नहीं रही है, वाइल्ड लाइफ तो बच्चों ये तो अलग दूर दूर तक टॉपिक है। तो डैम कंस्ट्रक्शन, सर डैम कंस्ट्रक्शन कैसा, यानी बच्चों अगर मान लो किसी नदी पर डैम बनता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होता है? एक तो सबसे पहले डैम बनेगा तो वो क्या होगा, आगे जो है पानी का बहाव जो है क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि डैम क्या करेगा, उस पानी को स्टोर करेगा। फिर उसके हिसाब से सरकार जो एक रूट बनाएगी, उस हिसाब से पानी के रूट को बदला जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब मान लो पहले नदी ऐसे बहती थी, अब सरकार ने डैम बना के उसका पानी इस तरीके से शहर की तरफ मोड़ दिया, तो गांव वाले लोगों को तो प्रॉब्लम होगी ना बच्चों। अब यहाँ के लोग क्या करें? ठीक है बच्चों। तो यही था नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी वहाँ के लोगों ने प्रोटेक्ट करा था कि नहीं, डैम नहीं बनना चाहिए, इससे क्या होगा, हमारे को खतरा हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अर्थ समिट जो है कब आयोजित हुआ था बच्चों? ये बच्चों इसमें क्या है, रियो डी जेनरियो। ठीक है, ये एक शहर का नाम है जहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे थे
तो बहुत सारे जब देशों को ये लगा कि नहीं, अब हमें इस पे बातचीत करनी चाहिए, हम सबको मिलकर अब पृथ्वी पे काम करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारा फ्यूचर जो है खतरे में पड़ जाएगा। यानी अभी तो हम जी लेंगे, लेकिन हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो बहुत ही मुश्किलों में पड़ जाएगी। ठीक है। स्टॉक स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस क्या होता है? ये सारे बच्चों कुछ नहीं है, सारे ऐसे कंसेप्ट है जिसमें आपको क्या है, कोई लॉजिक नहीं लगा सकता मैं, नहीं आपको कोई बता सकता, इसमें कोई रटने पड़ेंगे। पर जो चीज़ मैं आपको बता बता सकता हूँ उसे मैं आप देख रहा हूँ पूरे ही मतलब डिस्क्लोज करके पूरा ही बढ़िया से खोल के मैं आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट को एक एक। मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि और यूट्यूब की तरह एक क्वेश्चन पढ़ा और ये आंसर बताते, नहीं बच्चों, मैंने आपको पूरे 4 कंसेप्ट बताया, बाकायदा एक रीज़न बता रहा हूँ कि ये आंसर क्यों होगा और ये तीनों आंसर क्यों नहीं होगा। क्योंकि बच्चों ये नहीं कह सकते नहीं कि हम बच्चों में यही क्वेश्चन आएगा और आपको बी ही आंसर ठीक करना है, सपोज करो क्वेश्चन तो यही आया, ठीक है, पर अभी मैं कह रहा हूँ ये बी आंसर है, पर पेपर में उसने आगे पीछे कर दिया और सी आंसर हुआ, तो नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हर वर्ड का मीनिंग क्या है और क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, तभी आप वो जो पेपर में जाओगे तो आप मतलब हर सिचुएशन के लिए, सपोज करो एग्जामिनर आपसे खेलना चाह रहा है आपके उससे दिमाग से, तो वो खेल नहीं सके और आप बढ़िया नंबर से पास हो सको। अगर आपको मेरा चैनल बढ़िया लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस कब आयोजित किया गया था बच्चों? ये आयोजित किया गया था 1972 में। तो ये सारा कुछ ऐसे ही, जैसे वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आयोजित किया गया था, ये भी उसी तरीके से, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट में क्या समझौता हुआ था? नहीं, पेरिस एग्रीमेंट यानी पेरिस जो कि कहाँ है, फ्रांस का एक शहर है पेरिस, यानी उसकी राजधानी, जैसे हमारी राजधानी दिल्ली है वैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस है। वहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े लीडर आके बैठे थे और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या ग्लोबल वार्मिंग से बात करी थी और आपस में एक वो बनाई थी रणनीति, रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे जो हर देश पे एप्लीकेबल होते हैं, कि उन्हें क्या करना है, हर अपने देश में बहुत ही जितना हो सके पॉसिबल क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम से कम पैदा करना है, इन्वायरमेंट को बचाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं ताकि क्या हो, पृथ्वी बची रह सके। ठीक है बच्चों। इन्वायरमेंटल लॉ इन इंडिया, यानी भारत में पर्यावरण कानून बनाने का उद्देश्य क्या है? इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्शन, ऐसा ये तो लॉजिक सी बात है। अब बताओ संविधान बनाने का मोटिव क्या था? भारत में क्या करना, कानून का राज स्थापित करना, लॉज। ठीक है। क्रिमिनल लॉ बनाने का मोटिव क्या था? अगर मान लो कोई एक आदमी क्राइम करता है तो उसके क्या है, उस क्राइम की क्या सजा होनी चाहिए, उसके लिए लॉ बनाना। तो ठीक उसी प्रकार इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इन्वायरमेंटल लॉ बना दिया। ठीक है बच्चों। EIA, यानी EIA का मतलब क्या है बच्चों? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी क्या है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। EIA का मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इंडस्ट्रियल एक्ट भी नहीं होता, इकोलॉजिकल ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता, एनर्जी, ये तीनों तो मतलब वर्ड ही नहीं है आज तक हिस्ट्री में बने हुए। क्या? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये होता है बच्चों, ये आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये दोबारा आ गया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब बनाया गया था बच्चों? 1980। कब बनाया गया था? 1980 में बनाया गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है बच्चों। बच्चों इस PDF को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। मैंने 5-6 पेपर खुद पहले पढ़ा है, फिर उन्हें समझा, फिर मैंने खुद एनालाइज करा कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो शुरू में पढ़ाए गए वो कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, जो आखिरी तक मैं आपको लेकर आया हूँ, यानी 41 से लेकर 50 तक। ये मतलब हर 2 पेपर में से एक पेपर में पूछ रहा है। ठीक है। तो मेरा मकसद है आपको हर सिचुएशन के लिए क्या करना, प्रिपेयर रखना, ताकि आप क्या करो, बढ़िया अपना 100% दे सको। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, वही क्वेश्चन कि इन्वायरमेंटल स्टडी बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस करना। ये बच्चों इन्वायरमेंट नहीं, इकोनॉमिक है, यानी अपने क्या करना, इकोनॉमी को बढ़ाना। अगर इकोनॉमी बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करना पड़ेगा। रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो पेड़ काटना पड़ेगा या पहाड़ों को तोड़ना पड़ेगा, तो इन्वायरमेंटल क्या खतरा ही होगा ना उससे। तो इन्वायरमेंटल का पढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा बच्चों? इन्वायरमेंट के बारे में क्या करना, हमें अवेयरनेस पैदा करना। और सबसे रिसेंटली एग्जांपल अरावली, इससे ज़्यादा हॉट टॉपिक तो कुछ हो ही नहीं सकता बच्चों। प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे हो कैसे राजस्थान के लोग, जब सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने आपस में मिली भगत करके ये डिक्लेयर कर दिया कि 100 मीटर से नीचे ऊंचे की पहाड़ी को अरावली मानेंगे और उससे नीचे को लाइसेंस दे दिया कि आप पहाड़ों को काट दो। तो देखो वहाँ के लोग क्या थे, राजस्थान के लोग इन्वायरमेंट के प्रति क्या थे, जागरूक थे। वो सब एकजुट होकर आए और आज कोर्ट को और सरकार को झुकना पड़ा उनके आगे, और उन्होंने अपना फैसला को रद्द कर दिया। ठीक है। तो इसलिए आपको इन्वायरमेंट स्टडी पढ़ाया जाता ताकि आप अपने नेचर के प्रति क्या रहो, सजग रहो। ठीक है। अगर
अरावली नहीं होता बच्चों, तो सबसे बता रहा हूँ वहाँ के आसपास यानी पूरे राजस्थान को इसका खामियाजा पक्का भुगतना पड़ता है अभी फ्यूचर में। किसी भी इकोनॉमी के टीचर यानी इकोनॉमी नहीं, इकोलॉजी के जो टीचर है, जो इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ाते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि अरावली कितना महत्वपूर्ण रखता है राजस्थान के लिए। ह्यूमन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप क्या है, यानी मानव का और पर्यावरण का रिलेशनशिप कैसा है, इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पर हम निर्भर करते हैं। बिना पर्यावरण के मानव नहीं और बिना मानव के पर्यावरण नहीं। ठीक है बच्चों। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इन्वायरमेंट पर्यावरण को बचाने की क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं। ये क्या एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, क्या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी है, नहीं। एवरीवन, हर लोगों की जिम्मेदारी, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई एनजीओ हो, जैसे हमारे फाइन वो पर्यावरण मंत्री है, खाली उसकी जिम्मेदारी नहीं। पूरे पूरे मोदी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, नहीं। इंडिविजुअल, क्या केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, एवरीवन, इस धरती पर जितने लोग हैं उन सभी की जिम्मेदारी है क्या कर सके हम अपने पर्यावरण को बचाएं। तो यहाँ पे बच्चा हमारा 50 टॉप मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड 50 क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे क्या करें, कमेंट सेक्शन में बताना और टेलीग्राम में ज्वाइन कर देना। मैं आपको वहाँ पे क्या कर दूंगा, इस पीडीएफ को दे दूंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बढ़िया लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। और फिर आखिरी में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि डरने की क्या बात, जब ऑल इन वन क्लासेस आपके साथ। थैंक यू। खुश रहे, स्वस्थ रहे, कमाते रहे, खाते रहे, दंदनाते रहे और पेपर को ऐसे ही फोड़ते रहे।